हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर। वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब हैं। वेल नोन नेम है, आप सब जानते हैं। पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म में बहुत लंबा अरसा गुजार चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों पे बहुत गहरी निगाह भी रखते हैं। आज हमने बात की थी शाहिद साहब से कि हम बात करेंगे आर्यन खान को लेकर, लेकिन चूंकि उसके बाद काफ़ी चेंजेस आ गए। आर्यन खान को बेल मिल गई, वो घर हैं, आज अपनी दिवाली पे अपनी फैमिली के साथ हैं। लेकिन अगर हम इस सारे किस्से पर बात भी करें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको पॉइंट आउट किया जाना चाहिए और इसके बारे में अभी भी उतनी बात जरूर हो सकती है जितनी कि हमारे मुल्क ने पॉलिटिक्स और रिलीजन को जोड़कर जो हेट्रेड फैलाई है उसके पस मंजर में, और उसके साथ साथ जो और नए डेवलपमेंट होते रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, 2 3 4 5 दिन पहले तक इस केस के हवाले से पर्टिकुलरली और ख़ास तौर से जो आज की मौजूदा सियासी पस मंज़र है। तो सबसे पहले तो शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया जी। तो शाहिद साहब, आपकी नज़र पॉलिटिक्स पर भी है और जो हमारा जो कुछ चल रहा है चारों तरफ हमारे मुल्क में आज, आप इसको अगर बहुत क्विक बताना चाहें कि पॉलिटिकली आज हम कहाँ खड़े हुए हैं एज अ इंडिपेंडेंट जो कंट्री थी हमारी, उसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो किस तरह करेंगे? देखिए, आज हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं सियासी तौर पर भी और एक अपने वजूद की हैसियत से भी, कि जहां पर हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद ने बनाया था, जिस रास्ते पे चल के 70 साल में हिंदुस्तान को हमने एक बहुत बड़ी ताकत बनाया है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बनाया है और दुनिया का एक ऐसा मुल्क बनाया है कि जहां मुख्तलिफ जातों के, मुख्तलिफ फिरकों के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलकर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा कर रहे हैं। और दूसरा रास्ता वो है जिस रास्ते पे पाकिस्तान चला था और जिस पे चल के पाकिस्तान में तबाही भी आई, बर्बादी भी आई, जमहूरियत भी खत्म हुई और उसकी जो तरक्की होनी चाहिए थी नहीं हुई, यानी मजहबी सियासत का रास्ता। एक जो रिलीजन जब सियासत के अंदर आ जाता है तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और वो बढ़ते जाते हैं। दुनिया में कोई मुल्क आप ऐसा नहीं देखेंगे कि जो मजहब की बुनियाद पे चल के तरक्की याफ्ता बन चुका हो। यहां तक कि नेपाल जो एक हिंदू राष्ट्र होता था उसने अपना खत्म किया उस हिंदू राष्ट्र को। आज बांग्लादेश में भी इस पे बात हो रही है कि उसको एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो डिक्लेयर किया जाए। और दुनिया में तमाम जो बेशतर ममालिक हैं जो तरक्की करते हैं इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, जहां के अवाम को बेहतरीन जिंदगी मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, वो वही मुल्क हैं कि जहां पर मजहब को सियासत से दूर रखा जाता है। तो ये एक ऐसा मोड़ है। हम आज 70 साल बाद वहां खड़े हैं कि जहां पर हमारे सामने ये दो रास्ते हैं और हमारी लड़ाई यही है कि हम किस तरीके से अपने जो इक़्तिदार हैं, जो पुरानी हमारी जो माजी है, उसको हम बचा के चल सकें। ये बहुत बड़ी बात आपने इस वक्त कही कि ये जो दो रास्ते हैं जिस पर एक हिंदुस्तान ने अपना सफर जारी किया और फिर जो पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ था उसने अपना सफर जारी किया, और दोनों के सफर जो हैं वो पॉलिटिकली बहुत डिफरेंट वे में जा रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कुछ किया उससे उसको बहुत ज्यादा जितना उसको तरक्की मिलनी चाहिए थी या जितना तरक्की हिंदुस्तान ने की है उसके मुकाबले में कम है। और ये बहुत 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 अहम बात है कि पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश हमारे सामने आ गया और वो सब उस रिजिड मेंटेलिटी का हिस्सा था जिसने मजहब को पॉलिटिक्स से जोड़कर या पॉलिटिक्स में ऐड करके उसको पूरा सिस्टम था उसको कोलैप्स कर दिया और दूसरों के हाथों में चला गया जिनके हाथों में नहीं जाना चाहिए। अगर इस पस मंजर में देखें तो आपको क्या लगता है आज हम कहाँ हैं बहैसियत इंडिया, अगर हम इसको देखें हिंदुस्तान आज देखिए हालत ये है कि आज से 10 साल पहले तक
पूरी दुनिया जो है हिंदुस्तान की तरफ देख रही थी। और पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका में, मैं अमेरिका बहुत बार गया उस जमाने में, और अमेरिकन जो हाईएस्ट जो ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट से लेके और कॉन्डोलीजा राइस से लेके और तमाम लोगों से मेरी मीटिंग्स हुई। पूरी दुनिया में मैंने देखा कि पूरी दुनिया ये देख रही थी कि हिंदुस्तान नंबर 1 रहेगा या चाइना नंबर 1 रहेगा। हिंदुस्तान जो है इकोनॉमिकली जिस ग्रोथ पाथ पे चल रहा था, उस पे ये था कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की एक बड़ी ताकत जो है, वो हिंदुस्तान का जो एसेट है, वो यहाँ के हाईली एजुकेटेड अवाम है। ये जो हमारी आबादी है, जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ी आबादी है, ये हमारी एक दौलत भी है, एसेट है हमारा ये। और जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईआईटी के प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में जाके जो है हिंदुस्तान का झंडा गाड़ रहे हैं। तो ये जो हमारी नॉलेज पावर थी, उस नॉलेज पावर के साथ ये सवाल था कि हम चाइना के साथ से आगे जाएंगे या चाइना के से जरा सा नीचे रहेंगे। पूरी दुनिया में हम नंबर 1-2 की हमारी लड़ाई थी। लेकिन आज सूरत हाल ये है, जो 7 साल की हमारी सियासत हुई है, उस सियासत में जब मजहब दाखिल हो गया, जब नफरत दाखिल हो गई, जब इख्तिलाफात दाखिल हो गए, तो आज सवाल यह है कि हम बांग्लादेश से आगे हैं कि बांग्लादेश से पीछे हैं। बांग्लादेश भी इख्तिसादी तौर पे जीडीपी में हमसे थोड़ा सा आगे चला गया, पाकिस्तान से तो बहुत आगे चला गया बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने को मजहबी सियासत से अलग करके सेकुलर सियासत को उन्होंने अपनाया। तो जो मैं बुनियादी बात कह रहा था, उस पे ही मैं अभी भी कहूंगा कि हिंदुस्तान वहां खड़ा है कि जहां पर हिंदुस्तान को अपने सेकुलर फाउंडेशंस को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है, तो फिर हिंदुस्तान जो है एशिया का लीडर होगा, है लीडर, आज भी लीडर है। और आने वाले वक्त में एशिया को न सिर्फ हिंदुस्तान में एक बड़ी इकोनॉमिक इंकलाब आ रहा है, बल्कि पूरे एशिया के अंदर एक इंकलाब आएगा, और एशिया जो है यूरोप को आगे छोड़ देगा, अमेरिका से कम्पीट करेगा। अगर हम अपने इस जो हमारी डिविडेंड है, हमारी हाईली एजुकेटेड यंग लोगों का, हमारी सबसे ज्यादा दुनिया में इस वक्त यंग लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं, और ये यंग एजुकेटेड हेल्दी लोग जो हैं, इनको अगर हम सही डायरेक्शन दे देंगे, तो हम पूरी दुनिया में एक अपना इतना ऊंचा मकाम हासिल करेंगे कि जिसके लिए हम लोग एक ख्वाब देखते रहें, एक सपना देखते रहें। जो किसी वक्त में शाहजहां के जमाने में दुनिया की 26% जीडीपी जो थी वो हिंदुस्तान में थी, दुनिया की 1/4 दौलत हिंदुस्तान में थी शाहजहां और औरंगजेब के वक्त में। वो जब अंग्रेज यहां से गया है तो सिर्फ 2% दुनिया की दौलत हमारे पास थी, तो वो दरमियान में वो 24% दौलत कहाँ चली गई? वो दौलत हमारे यहाँ से लूट के इंग्लैंड चली गई, यूरोप चली गई, और हम जो है गरीब से गरीब तर होते चले गए। हम भूखे नंगे नहीं थे, हमें भूखे नंगे बना के गए। लेकिन हमारी लीडरशिप ने बड़ी समझदारी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, सरदार पटेल ने, समझते हुए हिंदुस्तान को एक किया, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और मैं बड़े दावे से कहता हूं कि दुनिया में कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे बेहतर नहीं है, इंक्लूडिंग द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का उस्ताद रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत तफसील से, गहराई से पढ़ा है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर है नहीं, लेकिन उसके जो कन्वेंशन हैं उनको समझा है, ग्लोबल मैंने स्टडी की है। मैं आपको कह सकता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। उसे हमें जो है डिफेंड करना है, और यही हम आज खड़े हैं कि जहां पर हम एक लंबी जंप लगा सकते हैं, या हमारे सामने खाई है, हम खाई में गिर सकते हैं। बिल्कुल, खाई वाली बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जब हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं, यानी हमसे मुराद आज जो इंडियन पॉलिटिक्स है इंडिया की, वो पीछे मुड़ के देखती है तो सिवाय नफरतों के, और नफरतें भी उस लेवल की कि जहां से वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही है। और सेम हैपन इन पाकिस्तान। इन नफरतों के चलते क्या कहीं ना कहीं एक सम पॉइंट हम अपने अंदर जो हमारी सभ्यता थी, या हमारी जो कल्चरल तहजीब थी, या हमारी जो आर्किटेक्चर है, हमारा जो लिटरेचर है, हम हर चीज पर वार कर रहे हैं नफरत का। तो इस तरह तो हम शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा बिछड़ जाएंगे, क्योंकि हम दूसरों से सबक नहीं ले रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या हुआ है हमारे मैं आपकी बात से जो है इत्तेफाक नहीं रखता। हिंदुस्तान में नफरतें बहुत ज्यादा नहीं है सियासी तौर पे। एक सियासी पार्टी है जो उसको सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आम तौर पे हिंदुस्तान सेकुलर इसलिए नहीं है कि हमारा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, पंडित नेहरू सेकुलर थे। हिंदुस्तान सेकुलर इसलिए है कि यहाँ की अक्सरियत
सेकुलर है। हिंदू अक्सरियत भी, मुसलमान अक्सरियत भी, सिख अक्सरियत भी, हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं वो पूरे दुनिया के मुसलमानों से बहुत अलग हैं। दुनिया में जहां पे भी दहशत फैली या एक नौजवान तबका गया जो मुतासिर हुआ एक रेडिकलिज्म की तरफ और एक्सट्रीमिज्म की तरफ, वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी अलग है, हिंदुस्तान का हिंदू भी अलग है। और ये लोग जो हैं ये इस नफरत की सियासत को बहुत गहरा नहीं जाने दे रहे। हम बिल्कुल यहाँ से लौटेंगे और हमें कुछ बहुत ज्यादा लौटने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ी सुपरफिशियल है, सतही तौर पर है जो नफरत है। अंदर मैं तो गांव गांव घूमता हूं, आप उसी मुजफ्फरनगर में कि जहां फसाद हुआ था 2012 में और जिसके नतीजे में 2014 में बहुत फायदा पहुंचा था बीजेपी को, उसी मुजफ्फरनगर में आज जो है मुसलमान नारा लगाते हैं हर हर महादेव का, हिंदू नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर का, और साथ मिलके काम कर रहे हैं। और इतना एका है, इतनी कुर्बत है। मैं वहां पे देहात के अंदर घूम रहा हूँ, उस देहात के अंदर, उस गांव के अंदर जहां 1947 में कभी फसाद नहीं हुआ था, वहां फसाद कराया गया। तो लेकिन अवाम में ये देर तक रुकता नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम जो है उस हड्डी और मांस की तरह से हैं जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम उस जमीन, उस जिस्म का हिस्सा है कि अगर एक हिस्सा बीमार होगा तो बाकी हिस्सा मुतासिर होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान मुत्तहिद होकर रहेंगे, रहते हैं। सेकुलरिज्म हमारे यहाँ कायम रहेगा और इंशाल्लाह हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। ये वक्ती है और ये वक्ती तौर पे मैं समझता हूँ कि 2, 4, 5 साल की, 10 साल की है ये नफरत। और ये नफरतें जो हैं, इसके लिए मैं खाली हिंदुस्तान के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराता, दुनिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। 9/11 के बाद जो पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा हुआ और नफरत का एक माहौल पैदा किया गया, और वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया एक कम्युनिटी को और एक रिलीजन को, उसका असर यहाँ पर भी होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ भी हर आदमी जो है टीवी भी देख रहा है, हर आदमी के आज गांव गांव में हर आदमी के हाथ में फोन है। जो गांव का देहात का आदमी है वो आज आपके सारे प्रोग्राम अमेरिका के और इंग्लैंड के वो देखता है, हर चीज देख रहा है। तो वो जो ग्लोबल प्रोपेगेंडा हुआ उसका नतीजा। दूसरे जो हमारे यहाँ जो वेस्ट एशिया में जो हुआ है, चाहे सीरिया में हुआ, चाहे इराक में हुआ, चाहे अफगानिस्तान में हुआ, जैसा तालिबान, लश्कर तैयबा, पाकिस्तान के अंदर जो बहुत कुछ हुआ है, और पाकिस्तान ने जिस तरह हिंदुस्तान ने बार बार कोशिश की है दहशत फैलाने की और वहां से लोग भेजे हैं, और जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के मुसलमानों को रेडिकलाइज करने की कोशिश की है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान ने किसी कीमत पर तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान की 70 साल की कोशिशें नाकाम हुई है हिंदुस्तान के मुसलमान को रेडिकलाइज करने में। तो ये हिंदुस्तान की जीत है और उसकी वजह हिंदुस्तान में जमहूरियत, क्योंकि जमहूरियत है तो मुसलमान जानता है कि मुझे बुलेट की जरूरत नहीं है, बैलेट है मेरे पास, मुझे बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने वोट के जरिए हुकूमतें बनाता भी हूँ, हुकूमतें बिगाड़ता भी हूँ। आज भी हिंदुस्तान के अंदर हर जमात, बीजेपी समेत, मुसलमान की तरफ देखती है, उसके वोट के लिए देखती है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो हमारी ताकत जो है कोई कम नहीं है। हम माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर बहुत तरक्की हमने की है। जो लोग सोचते थे, जिन्ना साहब तो कह के गए थे कि हमने फातिहा पढ़ ली हिंदुस्तान के 3.5 करोड़ मुसलमानों पे, 4 करोड़ मुसलमानों की खातिर 3.5 करोड़ मुसलमानों पे फातिहा पढ़ कर गए थे। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान आज 3.5 करोड़ नहीं है। भुट्टो साहब ने कहा था 1971 में कि मुसलमानों का खात्मा हो गया हिंदुस्तान में, अब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज आप देखिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है 20 करोड़ से ज्यादा है, जिंदगी के हर मैदान में आगे। कोई फील्ड ऐसी नहीं है, आर्मी से लेके और साइंस के मैदान में लेके और पॉलिटिक्स से लेके, प्रेसिडेंट से लेके और आर्मी चीफ से लेके, एयरफोर्स चीफ से लेके, आईबी चीफ और रॉ के अंदर हम हर जगह मौजूद हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान जो है बहुत पिछड़ रहा है, ये बड़ा गलत प्रोपेगेंडा है। इंडियन मुस्लिम्स दुनिया के मुसलमानों को लीड करने वाले हैं, क्योंकि हम दूसरे मुल्क के मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा, हमें पता है कि हमारा एक ही रास्ता है एजुकेशन। हम एजुकेशन के रास्ते पे चले हैं। हमारी लड़कियां आज जिस तरह से निकल रही हैं, आप लोग हैरान होंगे हिंदुस्तान में आके कि पिछले 10 साल के अंदर, और मैं सलाम करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं बीजेपी का और मोदी का कि उनकी वजह से एक ऐसा माहौल बना है कि जिसमें मुसलमान को ये एहसास हुआ है कि हमें सियासत से ज्यादा तालीम पे तवज्जो देनी है, इक्तिसादी डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी है। और नतीजा यह है कि आज मुसलमान गांव गांव में तालीम हासिल कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात से बहुत हद तक मैं मुत्तफिक हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस
सिचुएशन में भी तो वो इज अ गुड थिंग, क्योंकि किसी भी हालात में पॉजिटिव रहना ही लीडरशिप होती है एक्चुअली। लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरह से मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की सिर्फ कोशिश नहीं थी, बाकायदा एक प्लानिंग के साथ किया जा रहा था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हालात बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन यस, दैट्स ट्रू कि हमारे जो मुस्लिम और माइनॉरिटीज, नॉट ओनली मुस्लिम्स, वहां पे आज की पॉलिटिक्स में सिर्फ मुसलमान ही टारगेट नहीं है, देयर आर मल्टीपल अदर रिलीजन हु आर टारगेटेड विद दिस फ्रॉम दिस गवर्नमेंट टू। तो यस, ये सच है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि हमारे जो माइनॉरिटीज हैं और स्पेशली मुस्लिम, उनमें अब ये एक जागरूकता आ गई है, ये एक रोशन ख्याली आ गई है कि एजुकेशन ही इसका वाहिद हल है। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब तक मुसलमान खड़ा होकर एजुकेशन हासिल करके अपने हक की तरफ लाएगा, उस वक्त तक माइनॉरिटीज की जो सफरिंग है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो हो रहा है ना, नहीं, एक बात लोग नहीं समझते हैं। मैं तो, क्योंकि शायद इस मुल्क में मेरे से ज्यादा किसी ने फिरका वाराना फसादात कवर नहीं किए हैं। मैं 16-17 साल की उम्र से, आज मैं 70 साल का हूं, मैं 16-17 साल की उम्र से मैंने भिवंडी, जलगांव के जो फसाद हुए थे, उसके बाद जमशेदपुर, भागलपुर, मलियाना, हाशिमपुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और फिर अब मुजफ्फरनगर और मुंबई के फसादात मैंने सब कवर किए हैं। मैंने जाके महीनों हफ्तों काम किया है। और ये सारे फसाद कब हुए थे? जब कांग्रेस की हुकूमत थी। ये सारे फसाद 60s में, 70s में, 80s में, 90s में हुए थे। खासतौर पे 80s और 90s में जब इंदिरा गांधी दोबारा लौट के आई तो 80 में ईदगाह का फसाद हुआ था मुरादाबाद का। उसके बाद 87 में मेरठ का बहुत जबरदस्त, मलियाना और हाशिमपुरा का फसाद हुआ था, जहां बच्चों को बाहर निकाल के लाके गोली मारी थी पुलिस ने। तो फसाद भी नहीं था। तो मैंने बहुत हालात देखे हैं और बदतरीन हालात से हम निकले हैं। जिस वक्त 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, उस वक्त कम से कम 150 फसाद पूरे मुल्क में हो रहे थे और मैं एक जगह से दूसरी जगह रात भर भागा फिरता था। मैं कम से कम 15 दिन नहीं सोया था मैं उस वक्त। तो मैंने उस वक्त लाशें उठाई हैं हाथों से और मैंने देखा है, मोहल्ले के मोहल्ले जलते देखे हैं। उन सारे हालात से हम निकले हैं। आज सिर्फ फर्क इतना है कि उस वक्त आपके सामने आता नहीं, ये सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, उस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद नहीं था। उस वक्त मैं जाता था, जब लिखता था तो हफ्तों बाद लोगों को पता लगता था कि क्या हुआ। भागलपुर के अंदर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लोग जिंदा बो दिए गए थे खेतों के अंदर। मैंने जाके लाशें वहां से उठाई थी, लेकिन वो हफ्तों के बाद लोगों के सामने आया था कि क्या हुआ। मैंने उसकी जो तस्वीरें हासिल की थी, बहुत सी मैंने शाया भी नहीं की, इसलिए कि उससे फसाद और भड़कता है हमारा मकसद। तो इसलिए ये कहना कि आज हालात बहुत बदतर है, नहीं, आज हालात पहले जैसे ही हैं, लेकिन आज ये सामने आ रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि सामने आ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है, दुनिया को पता लग रहा है। आप लोग जो अमेरिका में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, जो एनआरआई हैं, उन्हें पता लग रहा है। दोनों तरफ के एनआरआई को पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। आज आपको पता लग रहा है कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है। आज आपको पता लग रहा है इराक के एक एक गांव में क्या होता है या सीरिया में क्या होता है। क्या पहले मालूम था आपको सीरिया में क्या हो रहा है? जब 67 की वॉर हुई, जब 73 की वॉर हुई अरब और इजराइल के बीच में, तो लोगों को पता ही नहीं लगा। महीनों बाद किताबें आई, बरसों बाद कहानियां आई हैं जो उस वक्त लोग पढ़ते नहीं, जब बरसों बाद आती है असल कहानी कि हुआ क्या था जमीन पे। तो आज जो है, जिधर होता है विद इन मिनट्स आपके सामने आ जाता है। जो ये वाकयात हो रहे हैं हमारे मुल्क में, जो लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं, ये वाकयात पहले भी बड़े पैमाने पे होते थे, लेकिन ये लिंचिंग के वाकयात कभी उभर के नहीं आते थे। आज हम लोग उनको सामने ला पा रहे हैं। आज हम मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं है। आज हर आदमी जो है उसके हाथ में मीडिया है। तो सोशल मीडिया की अच्छाई भी है, सोशल मीडिया की बुराई भी है। तो इसलिए इतना बुरा नहीं है मामला जितना कि दुनिया समझ रही है, क्योंकि दुनिया पहले देखती नहीं थी, अब देख रही है। तो इसलिए दुनिया को लगता है कि अभी शुरू हुआ है ये सब कुछ। ये इतने बड़े फसादात हुए हैं और उन फसादात में कोई एक्शन नहीं हुआ। माफ करें, मैं आपसे कहूंगा कि हाशिमपुरा में जिन पीएसी के लोगों ने बच्चों को, 16, 17, 14 साल के बच्चों को घरों से निकाल के लाके नहर के ऊपर, गंग नहर के ऊपर खड़ा करके 70 से ज्यादा बच्चों को गोली मारी थी, उन पुलिस वालों पे कोई एक्शन नहीं हुआ। उनका प्रमोशन भी नहीं रुका। और सारी हुकूमतें किसकी थी? मुलायम सिंह यादव रहे, मायावती रही, यहाँ पे कांग्रेस रही, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। भागलपुर का फसाद हुआ, दिल्ली में भी कांग्रेस थी, पटना में भी कांग्रेस थी। मुंबई का जब फसाद हुआ, दिल्ली में भी कांग्रेस थी,
महाराष्ट्र में भी कांग्रेस थी और मुंबई के फसाद में 2000 से ज्यादा लोग मरे थे। अहमदाबाद में हर साल 2 या 3 फसाद बड़ौदा और अहमदाबाद होते रहे। कम से कम 1 दर्जन फसाद तो अहमदाबाद के मैंने कवर किए हैं 1970 से लेके 90 के बीच में। तो इसलिए हम लोग क्योंकि जानते हैं, इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूं कि हम बदतरीन हालात से निकल चुके हैं। अब तो हम इसलिए मसला हो रहा है कि हम बराबर के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हर मैदान में हम आ रहे हैं। पहले हम छुपते थे, डरते थे। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं, बल्ली महाराज में पैदा हुआ मैं। तो हम पुरानी दिल्ली से, हमारे बचपन में हमारे घरों की औरतें जब निकलती थी, अगर उन्हें दिल्ली गेट आना होता था, कनाट प्लेस आना होता था, नई दिल्ली जाना होता था, तो टांगे में खामोशी से अपने बुर्के निकाल के लपेट के टोकरी में रख लिया करती थी कि किसी को पता ना लगे कि मुसलमान जा रहे हैं। ये मैं आपको 60s और 70s की बात बता रहा हूं। किसी बुर्के वाली को आप कनॉट प्लेस में देख नहीं सकते थे एक सिंगल। आज जो है वो सिचुएशन नहीं है। आज मुसलमान दाढ़ी के साथ, टोपी के साथ निकल रहा है, लेकिन उसके नतीजे में टकराव भी है, क्योंकि अब मुसलमान असर्ट कर रहा है। पहले असर्ट नहीं करता था तो टकराव नहीं होता था, हमारे असर्ट करता है इसलिए टकराव हो रहा है। ओके, चले, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं बिल्कुल 100% के हालात चेंज हुए हैं और सोशल मीडिया ने या इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा कैनवस दिया है अपनी बात रखने के लिए, और जो भी जिसके साथ जो भी हो रहा है वो शेयर कर रहा है। मगर ये एक भ्रम सा है या एक मिथ है कि सारे फसादात जो हैं वो कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, कांग्रेस की हुकूमत के अंदर हुए हैं। मेरा ताल्लुका और मैंने अलीगढ़ में फसाद होते देखे हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत पर भी मैं वहां थी और 85 के फसाद पे भी मैं वहां थी। तो मुझे मैंने पहला फसाद वहां 1977 में देखा था। 77 में ईद के दिन मैंने ईद वहीं गुजारी थी, अपर कोर्ट पे, क्योंकि 77 में फसाद हुआ था। उस वक्त जनता दल गवर्नमेंट बनी थी और मैं और रशीद मसूद साहब वहां पे गए थे और हमने कहा ईद हम अब उन लोगों अलीगढ़ वालों के साथ मनाएंगे, अपने घर पे नहीं मनाएंगे, क्योंकि वहां फसाद हुआ था। जी बिल्कुल, वो बहुत बुरे हालात थे वो जी। तो अगर हम इस मिथ को देखते हैं कि ये जो है वो कांग्रेस के जमाने में हुआ, तो आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें, ऑफलाइन है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको शामिल नहीं करूंगी, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगी मेरी अपनी नॉलेज के लिए, जितने भी फसाद हुए हैं वो कांग्रेस के जमाने में जरूर हुए हैं, लेकिन क्या जो आरएसएस का एजेंडा था पीछे से, जो 1925 से ना पर काम कर रही है, अपने एजेंडे पर वो पूरी तरह प्लान करके काम कर रही है, और मेरे पास, आपके पास 100% कुछ ना कुछ सबूत इस तरह का होगा। मेरे पास भी कुछ वीडियो हैं जहां वो लोग बैठकर कह रहे हैं कि 75 में, 70 में, 65 में जो फसाद हुए हैं उन पर वो फसाद हमने करवाए हैं। मस्जिद में हमने सुअर मार के लगाया था ताकि ये फसाद हो, और मंदिर में हमने गाय काट के डाली थी। आपका क्या टेक होगा इस पर? देखिए, बिल्कुल साफ है। ये तो जो 47 से पहले नफरत की सियासत शुरू हुई थी, शको शुबे की सियासत शुरू हुई थी दोनों तरफ से, हिंदुओं की तरफ से भी, मुसलमानों की तरफ से भी। हिंदू महासभा का उस वक्त ज्यादा रोल था, आरएसएस से ज्यादा। आजादी से पहले हिंदू महासभा का रोल था और उसके बाद आरएसएस का रोल था। आरएसएस से हम जैसे लोग तो सारी जिंदगी लड़ते रहे हैं और उसके खिलाफ एक तहरीक चलाते रहे। मैंने सुभद्रा जोशी जी के साथ जब स्टूडेंट था उस वक्त सेकुलर डेमोक्रेसी वो निकालती थी, मैंने काम करना शुरू किया था। सबसे ज्यादा उन्होंने ही किताबें लिखी हैं आरएसएस के खिलाफ और एक्सपोज किया है बंच ऑफ थॉट्स को, गोलवालकर जी की और सारी चीजें। मैं उन सारी चीजों से, सावरकर की सोच से, सारी चीजों से वाकिफ हूँ। वो एक आइडियोलॉजी है जो निहायत खतरनाक है और जो हम लोगों मैं मुसलमानों के लिए उसे खतरनाक नहीं मानता, माफ करें, मैं उसे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक मानता हूँ। वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, वो हिंदुस्तान के सेकुलर मैंने जो शुरू में बात कह दी थी कि हम दोराहे पर खड़े हैं, तो मुझे कोई इसमें झिझक और शर्म नहीं है कहने में कि आरएसएस का रोल बहुत रहा है। लेकिन मेरी शिकायत ये है कि ये कहना आरएसएस का रोल था, लेकिन हुकूमत किसकी थी? हुकूमत ने एक्शन क्यों नहीं लिए? क्योंकि मैंने बड़ी करीब से देखा है, आप लोगों ने करीब से नहीं देखा है। कहीं किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हमने मोदी के गुजरात में तो बहुत लोगों को, यहाँ के मिनिस्टर्स तक को गिरफ्तार कराया, कई हजार लोगों को गिरफ्तार कराया। अभी तक मुकदमे वहां पे चल रहे हैं, लेकिन भागलपुर के फसाद के मुकदमे नहीं चले। लालू जी ने वापस आके जो जिन मस्जिदों में मूर्तियां रख दी गई थी उन मूर्तियों को हटवाया नहीं लालू जी ने। लालू जी मुसलमान का वोट ले रहे थे। मेरी शिकायत उनसे है
कि जो वोट मुसलमान का लेते थे लेकिन जब पावर में आते थे तो मुसलमान के लिए कुछ नहीं करते थे। आज जो मुसलमान तालीमी तौर पे इतना पीछे चला गया, रोजगार में 2% हो गया, तो 2% क्या बीजेपी ने किया, आरएसएस ने किया 2%? बंगाल में 37 बरस सीपीएम की गवर्नमेंट रही, लेफ्ट फ्रंट की, 37 ईयर्स, और मैं अपने को मार्क्सिस्ट मानता हूं, लेकिन मैंने हमेशा शिकायत की है कि वहां पे 26% मुसलमान है बंगाल में, और उस 26% मुसलमान के बावजूद, 37 बरस की गवर्नमेंट के बावजूद मुसलमान जो है 3-4% से ज्यादा नहीं आया हुकूमत में। तो उसके लिए क्या आरएसएस जिम्मेदार है? क्यों नहीं 3-4% जो है 10% हुआ, 15% हुआ? क्यों नहीं इंप्रूवमेंट हुआ कंडीशन में मुसलमानों की बंगाल की? ये हमें अपने जहन को बड़ा करके सोचना चाहिए। हम लोग छोटे दायरे से सोचते हैं, अच्छा आरएसएस वर्सेस ये, मतलब व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, शेड्स बहुत हैं, देयर आर 50 शेड्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड देयर आर 50 शेड्स ऑफ सेकुलरिज्म, और मैं सेकुलर पार्टियों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराता हूं मुल्क में हमारी हालत बदतर करने के लिए। और बीजेपी उभरी इसलिए है कि सेकुलर पार्टियां फेल हुई, उनके अंदर करप्शन बढ़ा, उन्होंने अपनी परिवार को, अपने खानदान को ही बढ़ाती चली गई, नतीजा हुआ कि लोग आहिस्ता आहिस्ता नाराज होते चले गए। आज जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं उनमें आधे वो हैं कि जो नफरत में वोट नहीं दे रहे, आधे वो लोग हैं जो इसलिए वोट दे रहे हैं कि मुलायम की या लालू की या ममता की या कांग्रेस की हुकूमत इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीचे तक पहुंचाने में नाकाम हुई है, दलितों की हालत सुधारने में नाकाम हुई है, पिछड़ों की हालत सुधारने में नाकाम हुई है, रूरल इंडिया जो है, किसान जो है, उसकी हालत बेहतर नहीं हुई है। तो मसाइल बहुत बड़े हैं। हम मुसलमानों की भी एक दिक्कत यह है कि हम हर चीज को सिर्फ अपने चश्मे से देखना चाहते हैं। तो लीडर वो है जो बड़े उसमें पर्सपेक्टिव में देख के हल दे सके। हल यह है कि मुसलमानों को तमाम सेकुलर पार्टियों में रहना चाहिए और उसके साथ साथ अपनी तालीम के मैदान में आगे आना चाहिए, अपने सर्विसेज में आना चाहिए, कंपटीशन में आगे आना चाहिए। अपने मौके यहाँ पे पूरे हैं, कोई रोक नहीं रहा आपको। अगर आप में सलाहियत है तो आपको कोई नहीं रोक पाता, ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूं। मैंने हजारों केस देखे हैं कि जिसमें जरा भी सलाहियत थी वो आगे आया, उसे किसी ने रोका नहीं है। हम खुद ना पढ़ें, खुद ना लिखें, हम आईएएस में कंपटीशन में जाते हैं मुश्किल से 2-3% लोग, तो भाई अगर 3% लोग बैठेंगे कंपटीशन में तो 20% लोग तो सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे ना। सिलेक्ट भी 2 या 3% होंगे। उसके बाद हम शिकायत करते हैं कि सिर्फ 2 या 3% आईएएस में आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि आप बैठे नहीं रहे, आप तो अब ये भी नहीं कर रहे हैं, आप एमए नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप घरों में पढ़ा नहीं रहे हैं, आप तो ये सारी चीजें जो हैं हमें खुद अपने गिरेबान में ज्यादा झांकना होगा, तब हम आगे जाएंगे। हम हिंदुस्तानी मुसलमान अकलियत हैं, दुनिया में हर अकलियत, चाहे यहूदी हो, ड्यूज हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, वो हमेशा हमेशा आगे जाते हैं और पूरे मुल्क को लीड करते हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इंडिया को लीड करेगा, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली, और आने वाले दुनिया में अपना झंडा गाड़ेगा। हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान जो है, इट इज गोइंग टू एमर्ज एज अ लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। आई एग्री। अगर ये लोग उठ के खड़े हो जाएं और सिर्फ अपने लिए ही खड़े हो जाएं, अपने ही हालात सुधारने के लिए खड़े हो जाएं, तो चेंज ब्लेम करना बंद कर दें, दूसरों को ब्लेम करते रहे, अपने गिरेबान में ना झांके। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम सिर्फ हालात को कहते रहते हैं। हालात तो पाकिस्तान में तो हालात बहुत अच्छे हैं ना, सऊदी अरब में और गल्फ में तो पैसे ही पैसा है, दौलत ही दौलत है। आपने कितनी यूनिवर्सिटियां बना ली, कितनी पीएचडी कर ली है, कितने आपने इन्वेंशंस कर लिए, आपको वहां पे कोई रोक रहा है क्या? यहाँ आप शिकायत करते हो कि यहाँ हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर सब हमें मेजोरिटी आगे नहीं बढ़ने देती, हमारे साथ तो बड़ा अन्याय होता है, हमारे साथ बड़ा जुर्म होता है। तो भाई बाकी जगह तो नहीं हो रहा जुर्म, वहां क्यों नहीं आप आगे जा रहे? क्योंकि आपने अपनी अप्रोच जो है उसको किसी कोलू के बैल की तरह से ये चश्मा यूं लगा लिया। आप उसको हटा दीजिए और पूरी दुनिया को देखिए और अपने गिरेबान में झांकिए, कहीं हमारे अंदर मुसलमानों में भी गड़बड़ें आई हैं पिछले 100-150 साल के अंदर। उनको अगर दूर नहीं करेंगे, सर सैयद के रास्ते पे नहीं। सर सैयद ने यही कहा था जो मैं आज कह रहा हूँ, वो सर सैयद ने कहा था। लोगों ने बहुत गालियां दी थी, हो सकता है मेरी बात से भी आप में से बहुत सारे लोग नाराज हों, लेकिन सर सैयद का रास्ता जो था वो रास्ता था जिसपे अलीगढ़ वाले नहीं चले। उन्होंने सिर्फ सर सैयद का डिनर किया, सर सैयद के स्कूल नहीं खोले, सर सैयद की तहरीक को आगे, सर सैयद तहरीक थे, सर सैयद एक फर्द नहीं थे। हाँ, नहीं, एट सम पॉइंट यस, आई एग्री विद यू। देयर आर सोशल, जो हमारे अंदर कमियां आ गई हैं सोशल लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर या फाइनेंशियल लेवल पर, वो आई एक्सेप्टेड। लेकिन ओके, सो
अगर मैं आपकी बात से पूरा अर्थ निकालूं तो सिर्फ इतना ही होगा कि वही जो मिथ है कि कांग्रेस की वजह से या कांग्रेस मिथ नहीं है, वो रियलिटी है। वो रियलिटी, अगर इस रियलिटी को, हाँ, उस फसाद के लिए पार्टीशन भी जिम्मेदार था, उस फसाद के लिए आरएसएस भी जिम्मेदार थी, उस फसाद के लिए हमारे भी बहुत से लोग जिम्मेदार थे, उन फसादात के लिए पाकिस्तान भी जिम्मेदार था, जो कश्मीर में बार बार गड़बड़ कर रहा था, हमले कर रहा था। पाकिस्तानी खुद मानते हैं कि उन्होंने 65 का हमला हो या कश्मीर पे पहला 46 का हमला हो, 48 का हमला हो, या फिर कारगिल की जंग हो, उन्होंने शुरू की है। बांग्लादेश में हमने नहीं शुरू किया था कत्लेआम, बांग्लादेश के लोगों को हमने नहीं मारा था, हम तो मदद के लिए गए थे। तो उन हालात का असर यहाँ पे पड़ता है। आप ये क्यों सोचते हैं कि पाकिस्तान में हम कुछ भी करते रहे, कुछ भी कहते रहे, वहां पे हिंदुओं को हम बिल्कुल खत्म कर दें, उन्हें खदेड़ दें बाहर, सिखों को हम खदेड़ दें बाहर, हम शियाओं की मस्जिदें बम से उड़ा दें, हम सब कुछ करते रहे और दुनिया में कोई उसका असर ना हो, हम सब वाह करते रहे, उसका असर हम कीमत चुका रहे हैं। हम पार्टीशन की कीमत हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे बच्चे चुका रहे हैं। पाकिस्तानी इस बात को मानते नहीं। पाकिस्तानी कहते हैं हमने तो आप पे फातिहा पढ़ ली। भाई फातिहा आपने पढ़ ली, हमने आप पे फातिहा नहीं पढ़ी है। हम तो आपके लिए दुआ करते हैं कि आप तरक्की करें, आप तहफ्फुज़ में रहें और आप आगे जाएं। हमें खुशी होगी, हमें कम से कम ये खुशी होगी कि आपने हमारे मुसलमानों को तकसीम किया, 3 जगह मुसलमानों का आपने डिपार्टीशन किया, उसके बाद आपने कम से कम तरक्की कर ली। अगर तरक्की भी नहीं की तो हमें दुख ही होता है कि हमारा जिस्म तो आप काट के ले गए, हमारा दिल तो आप निकाल के ले गए, लेकिन आपने उसका फायदा नहीं उठाया और हमें आप बहुत तकलीफ के अंदर छोड़ गए। तो इन चीजों को आई एग्री विद दैट। लेकिन अगर हम सिर्फ यही कहें कि मुसलमानों की गलती थी या कांग्रेस की गलती थी, तो जो ये बैकग्राउंड में काम चल रहा था आरएसएस का, उसका कोई रोल नहीं है। मैं तो मुसलसल कह रहा हूं से देखें शायद भाई के आप चाह रही हैं कि मैं कहूँगा सारी जिम्मेदारी आरएसएस की थी। मैं कह रहा हूँ सारी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती, ताली दोनों हाथ से बजेगी। जिम्मेदारी तो है जी, आरएसएस की जिम्मेदारी तो है। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ कि आरएसएस, अगर आरएसएस की वजह से है तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा? पाकिस्तान में क्या आरएसएस है? क्या गल्फ क्यों नहीं तरक्की कर रहा? क्यों इराक में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में क्या आरएसएस की वजह से हो रहा है? तो ये मैं क्योंकि एक मुसलमान हूं तो मेरा फर्ज अपनी गिरबान में भी झांकना है। हमारी आदत हो गई 70 बरस से हम सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी तरफ हम देखने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरे जैसे लोगों को कड़वा बोलना पड़ता है। आरएसएस देखिए, आरएसएस तो मुसलमान को पसंद नहीं करती, सिखों को भी नहीं करती। आरएसएस तो हिंदुओं को भी नहीं करती। हिंदुओं का एक बड़ा तबका आरएसएस से नाराज है। अगर करता होता तो 70 साल पहले वो पावर में आ जाते। वो आज पावर में अगर आए हैं थोड़ी देर के लिए तो खाली आरएसएस की वजह से नहीं आए। आरएसएस तो साजिशें करती रही, लेकिन पहले कामयाब क्यों नहीं हुई? पहले क्यों नहीं कामयाब हुई आरएसएस? 1947 में क्यों नहीं? आरएसएस तो मुस्लिम लीग के साथ साथ बनी थी। आरएसएस कामयाब क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ की मेजोरिटी उसे पसंद नहीं करती थी। आरएसएस की फिलॉसफी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आरएसएस हो या लश्कर तैयबा हो, आरएसएस हो या ओसामा बिन लादेन की जमात हो, ये टेम्परेरी तौर पे उभर के आती हैं, आखिरकार ये नाकाम होती है। हमारी लड़ाई उस सोच से होती है और वो सोच सिर्फ आरएसएस में नहीं है, माफ करें, वो सोच कांग्रेस के अंदर भी है। आरएसएस वाली सोच, वो सोच हमारी सारी जमातों में है, वो सोच हमारी ब्यूरोक्रेसी में है। इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। आरएसएस एक जमात का नाम नहीं है, एक अप्रोच का नाम है। और मुसलमानों में भी जमात इस्लामी एक जमात का नाम नहीं है, एक सोच का नाम है। हमारी लड़ाई दोनों तरफ इस सोच से है। देखिए, मेरा कहना यह है कि असल हमारा जो दुश्मन है वो एक्सट्रीमिज्म है। किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो लोकतांत्रिक एक्सट्रीमिज्म हो, डेमोक्रेटिक एक्सट्रीमिज्म भी अच्छा नहीं होता। अगर नेशनलिज्म जो है बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जब एक्सट्रीमिज्म हो जाता है तो फाशिज्म बन जाता है, सबसे खतरनाक बन जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है, सबसे ज्यादा जो वो नेशनलिज्म से हुआ है, जो चाहे हिटलर का हो, चाहे इवन अमेरिका के अंदर अगर ट्रंप आके उस नेशनलिज्म को आगे बढ़ाता है तो जो वाइट जो एक वो बना था वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की ग्लोबल जो है इमेज नीचे गई, उसके इकोनॉमिक कंडीशन को नुकसान पहुंचा है। और ये सिर्फ आज जो हो रहा है, जो आप राइट विंग को देख रही हैं, वो इंडिया में नहीं है, अमेरिका में भी उभरी है, यूरोप में भी उभरी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उभरी है। और ये राइट लेफ्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लेफ्ट का डोमिनेशन रहा है बाय एंड लार्ज टिल 90s एंड 2000। 9/11 के बाद से राइट को मौका मिला है अपने को असर्ट करने का। जो 9/11 का वाकया हुआ है,
इट हैज चेंज द पॉलिटिकल सिनेरियो नॉट ऑफ अमेरिका, ऑफ द वर्ल्ड। और पूरी उसके बाद ही इराक हुआ है, उसके बाद ही सीरिया हुआ है, उसके बाद ही लीबिया हुआ है, उसके बाद ही अफगानिस्तान हुआ है, उसके बाद ही पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो डिफेंसिव पर आ गई है। और मुस्लिम वर्ल्ड डिफेंसिव पर आई तो मुसलमान हिंदुस्तान का भी डिफेंसिव पर आया है। हम भी अटैक पे आए और आरएसएस जैसी जमातों को मौका मिला है हम पे ये कहने का, देखो हम तो पहले से कहते थे ये कैसे हैं, ये देखो इनके उसामा को देखो, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं, तो वो उनको कहने का मौका मिला है। तो इसलिए हमें अगर आरएसएस से लड़ना है, अगर आरएसएस को नाकाम बनाना है, तो हमें अपने आप को इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, सबसे बढ़ के एजुकेशनली आगे ले जाना है। अगर हम ये करेंगे तो आरएसएस को डिफीट करेंगे, और अगर हम आरएसएस का मातम करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, तो आरएसएस बढ़ती रहेगी और हम जो है घटते रहेंगे। बिल्कुल, ये तो मैं आई एग्री। लेकिन अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान के पस मंजर में बात करना चाहूं और मैं आपसे ये जानना चाहूं कि आरएसएस के सामने आने, ओपनली आने में बीजेपी इज अ पार्ट ऑफ आरएसएस, इसमें किसी को कोई मतलब दूसरी राय नहीं है, इज अ पॉलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस। तो इस वक्त जो चीजें खुलकर हो रही हैं, ओपनली हो रही हैं, और जिस तरह इन्होंने हमारे यानी जो हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स थे, मेन पिलर्स, जिस तरह उसमें अपने लोगों को बिठा दिया है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लेफ्टिस्ट जो हैं वो एजुकेशन से या बहुत अपने हक की लड़ाई लड़ने से इनसे फाइट कर सकते हैं? इस तरह की जीत का हो सकता है? अगर आप लेफ्टिस्ट का मतलब समझती हैं कम्युनिस्ट, तो नहीं। लेफ्ट का मतलब होता है सेंटर, लेफ्ट टू द सेंटर। कांग्रेस भी लेफ्ट टू द सेंटर है, समाजवादी पार्टी भी लेफ्ट टू द सेंटर है, तृणमूल भी लेफ्ट टू द सेंटर है। मेरी जो जमात है जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, राष्ट्रीय लोक दल, जो वेस्टर्न यूपी में बहुत पावरफुल है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, ये भी लेफ्ट टू द सेंटर है। हम राइट टू द सेंटर नहीं है। जो ये जमातें हैं, खासतौर पे बीजेपी जो है वो, या अकाली दल जो है, या मुस्लिम लीग है, ये राइट टू द सेंटर है, ये मजहब की बुनियाद पे है। हम लेफ्टिस्ट का मतलब ये नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, हम लेफ्ट का मतलब है तो मेजॉरिटी हिंदुस्तान की ज्यादातर पार्टियां लेफ्ट टू द सेंटर हैं। तो ये मेजॉरिटी पार्टियां यही हैं। आप देखिए बंगाल में भी जीती हैं, बिहार में भी बीजेपी अपने आप में कामयाब नहीं है, और इंशाल्लाह हम यूपी में भी उन्हें शक्ल देने वाले हैं। अब 4 महीने रह गए इलेक्शन में, हम उन्हें वहां शक्ल देने वाले हैं। पंजाब में उन्हें शिकस्त हुई है, उन्हें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में शिकस्त हुई है बीजेपी को, केरला में उसको शिकस्त हुई है, तमिलनाडु में उसको शिकस्त हुई है, महाराष्ट्र में उनको नाकाम हुए हैं। तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत वसी है। हम सिर्फ दिल्ली की सियासत को और जो चैनल्स के ऊपर जो घटिया किस्म की नफरत होती है, तो वो आपके मुल्क में भी कुछ चैनल हैं अमेरिका में कि जो दिन रात जो है, जहां अगर उनको जो देखता रहे तो उसे लगेगा कि अमेरिका में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। लेकिन जो दूसरे चैनल भी देखेगा उसे पता लगेगा कि अमेरिका इज अ वेरी वेरी डिफरेंट सोसाइटी, बहुत ही प्लूरल सोसाइटी है, बहुत ही सेकुलर सोसाइटी है। हम इंडिया में बैठे लोगों को हमें लगता है कि अमेरिका में सिवाय नफरत के और सिवाय ब्लैक्स को और जो गैर अमेरिका हिस्पैनिक्स है या इंडियंस हैं उनको मारने के, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के, उन्हें निशाना बनाने के अमेरिका में कुछ होता ही नहीं। पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है अमेरिका, पूरी दुनिया पे हमला करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो मैं आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने हमारी जो पूरी कम्युनिटी है उसने मिस्टर ट्रम्प को लिविंग रूम में बिठा दिया। भी होगा इंडिया में जरा मुश्किल लग रहा है ऐसा होना। नहीं, मुश्किल नहीं है। देखिए ट्रम्प जो आए तो ट्रम्प की आइडियोलॉजी अभी मौजूद है। ट्रम्प तो चले गए, लेकिन ट्रम्प की मेंटालिटी है, वो तो हमेशा रहेगी। और वो मेंटालिटी है, बहुत गहरी है। वो मेंटालिटी दोनों पार्टियों में है, वो सारे हर जगह मौजूद है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में है, खासतौर पर पुलिस के अंदर है। पुलिस का जो रवैया वहां पे होता है वो वही होता है, यहाँ से बदतर होता है कि वहां पे अगर आप ऐसा नहीं है। जो ब्लैक मैंने बहुत देखा, बहुत घूमा। ब्लैक जब ड्राइव कर रहा है ना कार, तो उसका जो फेयर होता है वो एक डिफरेंट होता है। और इंडियन को ड्राइव करने में दिक्कत नहीं। हमारे इंडियन मजाक में कहते हैं कि हमारे फ्लाई करने पे हमें चक की नजर से देखा जाता है, ड्राइव करने पे चक की नजर से नहीं देखा जाता। तो वो सारी चीजें हैं। तो दुनिया में वी आर प्लूरल सोसाइटी। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत दिक्कत। मैंने तो आपसे पहला ही जुमला मेरा ये था कि हिंदुस्तान उस मोड़ पे खड़ा है कि जहां एक हमारे सामने गहरा गड्ढा है, उस गड्ढे में गिरेंगे या हम उस रास्ते पे निकलेंगे जो रास्ता पंडित नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, महात्मा गांधी ने बनाया था। तो उसको मैं, जो आरएसएस का रास्ता है, जो बीजेपी का रास्ता है, उसको मैं बहुत गहरा गड्ढा बता रहा हूँ।
वो गड्ढा सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए है। हम इसे सिर्फ मुसलमान की लड़ाई बना के लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई हिंदुस्तान के अवाम की मेजॉरिटी की लड़ाई है, उनके साथ ही मिलकर हम डिफीट करेंगे बीजेपी को। हम अगर तन्हा उसकी बात करेंगे और सिर्फ अपना रोना रोएंगे तो हम शायद अकेले रह जाएंगे। हम उसको मेरी जो पॉलिटिक्स है वो सबको साथ लेकर चलने की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो बीजेपी वाली थिंकिंग है ये मुश्किल के 20% हिंदुस्तान के लोगों की, बीजेपी का वोट 20-22% है, जो उनको 10% और मिला, टोटल वोट उनको 33% मिलता है, यानी तो 33% में से जो 10-13% एक्स्ट्रा मिला है वो है जो बहुत सारी वजूहात की बिना पर दूसरी पार्टियों से नाराज हुआ है। ये सोच के कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा आएगा। तो दिखाई थे इस गवर्नमेंट ने, देखिए कांग्रेस ने 10 साल राज किया था ना, कांग्रेस खत्म हो गई थी, उसके बाद 10 साल राज किया था 2004 से 2012 तक, 2014 तक। तो अब 10 साल उसने किया था, तो अब 10 साल ये भी कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में भी जब डेमोक्रेटिक आते हैं तो आमतौर पे सेकंड टर्म जीत जाते हैं, रिपब्लिकन आते हैं आमतौर पे सेकंड टर्म जीत जाते हैं। लेकिन वहां पे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि वहां के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत गहरे हैं, बहुत स्टेब्लिश्ड हैं, 250-300 साल के हैं। हमारे यहाँ अभी इंस्टीट्यूशन 50-60 साल पुराने हैं। अभी हमारे इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं हुए, हमारी ब्यूरोक्रेसी उतनी इंडिपेंडेंट नहीं हुई, हमारी जुडिशरी उतनी पावरफुल नहीं हुई कि वो जो है उस तरह से स्टैंड ले सके जैसे अमेरिका में ले पाती है। लेकिन आने वाले वक्त में हम अपने इंस्टीट्यूशंस, और अब आप देखिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जिस तरह फैसले ले रहा है तो हुकूमत हिली हुई है, एक चेंज है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ चेंज हैज ऑलरेडी बिगन। It may come in 2024. Hopefully, we are working for it, but it will come in next 2 to 5 years. The change definitely will come, and India will go back on its old ways. और वही हिंदुस्तान का रास्ता है, और आज से नहीं है, हजारों साल से है। हिंदुस्तान अकबर के जमाने भी, मुगल राज में भी, अमीर खुसरो के जमाने में भी, हर जमाने में हिंदुस्तान में चाहे मुसलमान की हुकूमत रही हो या कहीं राजपूत की हुकूमत रही हो, राजा हमेशा सेकुलर रहा है। मजहबी बुनियादों पर यहाँ पर मुगलों ने भी राज नहीं किया, गलत यहाँ पे मिथ है ये। मुसलमानों ने कभी मजहब की बुनियाद पे राज नहीं किया, यहाँ पे सबको साथ लेके किया है। राजपूतों को भी, ब्राह्मणों को भी, बनियों को भी, सारी बनियों को हाथ में खजाना रहता था मुगलों का। फौज जो है वो राजपूतों के हाथ में रहती थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कायस्तों के हाथ में रहती थी मुगलों की। तो ये सारी चीजें जो है वो जाननी चाहिए। हिंदुस्तान से कभी मुसलमानों ने हुकूमत नहीं की, तोड़ मरोड़ दिया गया है ना, मगर हम भी नहीं बताते जी, हम भी नहीं बताते कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कभी हुकूमत नहीं की। कोलिशन ने हुकूमत की है, कोलिशन ऑफ वेरियस सोशल क्लासेस। मुसलमान सिर्फ प्रेसिडेंट की तरह से एक ऊपर बादशाह बैठा होता था, लेकिन उसका जो वजीर होते थे वो मान सिंह होते थे, उसकी फौज के जनरल, उसके राजा टोडरमल उसके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उसके यहाँ बीरबल होते थे, उसके यहाँ जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती थी। तो ये कोलिशन ऑफ सोशल क्लासेस डोमिनेट करता था। कोई एक मजहब की हुकूमत यहाँ पे नहीं रही। मुसलमानों ने कभी हुकूमत नहीं की, मुसलमानों ने कोलिशन बना के हुकूमत की। और जब मुसलमान ने मजहब की बुनियाद पे करने की कोशिश की, कोलैप्स हो गया औरंगजेब के बाद। वहीं से कोलैप्स खत्म हो गया जब उसने कोशिश की कि मजहब को आगे लाया जाए और इस सोशल जो हमने एक ताना बाना बुना है उसको हम तोड़ दें, तो हम टूट गए। ओके, तो अगर हम ये देखें, क्योंकि ये जिस तरीके से हुकूमत, मौजूदा हुकूमत हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ रही है और इन चीज़ों को जो हमारी तारीख रही है उसको नए अंदाज से या रीराइट करने की जो इनकी एक वो चली हुई है, एक पूरा प्रोग्राम इनका चला हुआ है। लेकिन अगर इसको थोड़ी देर की बस साइड रखें, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आप कह रहे थे कि इस वक्त हमारी जो जुडिशरी है, जो अदालतें हैं, वो बहुत अच्छे से मतलब वो गेट बैक टू द जस्टिस पे आ गई हैं। आपने पूरा मामला देखा है अभी आर्यन खान का। लेटेस्ट है कि एक बच्चे को 23 साल के बच्चे को, जिसके पास फ्यू ग्राम थी, जो शायद लीगल भी है अगर इस तरह की पार्टीज में हम देखें तो, उसको पूरे चैनलाइज करके और किस तरह से बच्चे से लेके बाप तक को अटैक किया गया, शाहरुख खान तक को। और उससे पहले 3,000 किलो की, उसकी बात कहीं नहीं हो रही। तो ये क्या है कि आज सारा मीडिया जो है वो ग्लैमर और चीजों को सेंसेशनलाइज करने पे रहता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ज्यादा सेंसेशनलाइज करते हैं।
वो जो पहले एक्टर था राजपूत, उसके मामले में रिया चक्रवर्ती को फंसाया था, वो तो मुसलमान नहीं थी, वो तो मुसलमान नहीं थी, उसे भी झूठा फंसाया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि जो यहाँ पे फंसाने वाला है समीर दाऊद वानखड़े, वो भी मुसलमान है, उसने वो भी मुसलमान है जिसने ये सारा किया है। ये सारा खेल हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये खेल जो सामने आ रहा है, जैसे परतें खुलती जा रही हैं, ये किसी हिंदी फिल्म की तरह से एक वसूली का मामला है कि जिसमें आप किसी के बच्चे को उठा लीजिए, उसके बाद कहिए कि अगर बच्चा चाहिए तो भाई साहब इतने 100 करोड़ रुपए हमारे पास फला जगह पहुंचा दो। तो एक तरह से उसके बच्चे को फंसा के शाहरुख खान के इस गैंग ने, ये पूरी एक गैंग है जिसने काम किया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये खुल के सामने आ रहा है। नवाब मलिक साहब ने इसको खोला है, नवाब मलिक साहब खोल रहे हैं, लोग इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि नवाब मलिक तो मुसलमान है, नवाब मलिक बाकायदा पूरे मुसलमान है, बहुत अच्छे मुसलमान है। सबूत देंगे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो सच्चाई जो है, जब सच्चाई सामने आती है तो मीडिया भी पलट गया है। तो मीडिया का तो मामला देखिए, एक दो तरह के मीडिया हैं। एक वो मीडिया जो सीरियस मीडिया है, एक वो मीडिया है जो मीडिया अपने को बेचता है। आज मीडिया बिजनेस बन गया है, उनका तो बिजनेस है, इट्स प्योरली अ बिजनेस। तो बिजनेस वाला जो है मर्डॉक जैसा, जो वो मर्डॉक से सीख क्या है, मैं जानता हूँ हमारे बहुत से चैनल वाले वहां जाके, आपके यहाँ का जो वो चैनल है मर्डॉक का, क्या नाम उसका, उसमें जाके काम करके आए हैं, बाकायदा 6 महीने सीख के आए हैं कि हाउ डू दे वर्क, और फिर उन्होंने यहाँ पे आगे चैनल्स शुरू किए हैं। मैं कई दोस्तों को अपने जानता हूँ, मैंने तो पिछले 4 साल से बाइकआउट कर दिया, मैं किसी चैनल पे नहीं जाता हूँ। आपके यहाँ इसीलिए आया कि आप नॉर्मल, ये जो चैनल्स हैं, they are damaging India much more, Indian society much more than anybody else. RSS से, मैं आपको कह दूं, RSS से कहीं ज्यादा खतरनाक ये चैनल्स हैं जो आग लगाते हैं और जो जहर फैलाते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह के चैनल बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, तो ये डैमेज कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जैसे लोग आगे हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए जो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को पहुंचा रहे हैं। अब लोग इन चैनल्स को, लोगों ने हिंदुस्तान में अब लोग देखना पसंद नहीं करते, जो देखते भी हैं वो हंसते हैं, एंटरटेनमेंट से ज्यादा नहीं है। तो जो आर्यन खान का पूरा मामला हुआ उसे एंटरटेनमेंट बनाया गया, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आ गई। आर्यन खान बिल्कुल बेगुनाह था, उसे निशाना बनाया गया। और अभी आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है नवाब मलिक की, जिसमें वहां के गवर्नमेंट के भाई मिनिस्टरों को और साबिक चीफ मिनिस्टर के बारे में वो बहुत सारी चीजें सामने लाने वाले हैं, जिसका उन्होंने वादा किया है कि आज बहुत बड़ा एक्सपोजर वो कर रहे हैं। तो ये एक्सपोजर भी अभी हो रहा है। और ठीक है, हिंदुस्तान में एक कमी मानता हूँ को लेकर, जी समीर, हाँ, वानखड़े को लेकर, और जो पूरा मामला समीर वानखड़े ने जो किया है, उसके साथ साथ जो बीजेपी के कई लोग इन्वॉल्व रहे हैं, उसमें जो दूसरे लोग हैं। एक सच्चाई है कि बीजेपी का एक तबका है जो बड़ा परेशान है इस शाहरुख खान और क्या नाम है दूसरे खान जितने भी हैं, सलमान खान जी, हाँ सलमान खान। और मैं तो उनके बाप से मेरी बहुत दोस्ती है, सलमान के बाप से, और सलमान भी बहुत बीजेपी के साथ गए थे इस चक्कर में कि शायद बच जाएं, लेकिन नतीजा ये निकला है, कहानी ये सामने आई है कि जो चुप रहेगा वो भी फंसेगा। इसलिए चुप रह के बच नहीं सकते, बोलो, हमारी तरह से बोलो और लड़ो, दोनों तरफ लड़ो, अपने अंदर की खराबी से भी लड़ो और दूसरे की खराबी से तब लड़ पाओगे जब अपने अंदर ठीक करके चलोगे। तो वही मेरी पॉलिसी है। तो हो रहा है, और वो बच्चा तो बच के निकल आया है, उसका बहुत मेंटल एक टॉर्चर हुआ है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, अगर आप जाएंगे ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया में जाएंगे, तो एक ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन पीपल stood up and supported आर्यन खान एंड शाहरुख खान, और उन्होंने गालियां दी हैं इनको, जो मजहब के नाम पे इस बॉलीवुड को, जो पूरी दुनिया में हमारा एम्बेसडर है, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का आईना है, उसको हम आईने को तोड़ रहे हैं, आईने को काला कर रहे हैं, हमारा मुंह काला होगा। बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बॉलीवुड हमारा कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एम्बेसडर है पूरी दुनिया में। और दुनिया में जहां कुछ नहीं समझा जाता हमारा, वहां पे लोग शाहरुख खान को जानते हैं, सलमान खान को जानते हैं, अमिताभ बच्चन को जानते हैं। तो ये बड़ी गलतियां कर रहे हैं अहमक लोग, छोटी छोटी सोच के लोग। वो आप देखिए कि ये शायद एक इंडस्ट्री बाकी रह गई है जो आज इस तमाम कोविड और इस सबको अगर हम देखें उस पस मंजर में, जो लास्ट 2 इयर्स हैं, उसके बावजूद सिर्फ बॉलीवुड है जिसने 200 करोड़ का, 100 करोड़ का बिजनेस किया है ओटीटीज पर।
और उससे रिलेटेड हर फिल्म से रिलेटेड, बल्कि आज की गुड न्यूज थी शायद कि अमेज़न प्राइम ने सलमान खान और शाहरुख खान की दोनों फिल्में जिनका बाइकआउट हो रहा था इंडिया में, पठान और टाइगर 3, वो दोनों फिल्में 200 करोड़ में खरीद ली हैं। तो वो फिल्में जो अभी रिलीज नहीं हुई, फिल्में चली गई। नहीं बाइकआउट नहीं, ये मैं आपको बता दूं, कोई बाइकआउट नहीं हो रहा। अब बाइकआउट की खबर बड़ी बन जाती है। देखिए मजे की बात यह है कि कल हमने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लखनऊ में रिलीज किया परसों, और वो इतना बड़ा फंक्शन था, उसमें लाखों आदमी था, और उसमें हमने जो हमारे 22 पॉइंट हैं उसमें सारे के सारे पॉइंट डेवलपमेंट के हैं, विमेन डेवलपमेंट के हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट के हैं। एयरपोर्ट जब हम आए तो वहां पे इत्तेफाक से प्रियंका गांधी आ गई, मेरी और जयंत चौधरी की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो गई, बात हो गई। वो बोली मेरे जहाज में चलो, हमारी चार्ट आनी थी, चार्ट आने में देर हो गई। हमने कहा भाई चार्ट हमारी नहीं आ रही, हम तो जहाज पकड़ना है। उन्होंने कहा हमारे जहाज से चलो, प्राइवेट जहाज है हमारा, तो चार्ट भी खा लेंगे। हम चार्ट खाते हुए आ गए। तो पूरे मीडिया में खबर हमारे मैनिफेस्टो की एक नहीं बनी, एक मिनट एक लाइन नहीं बनी, सिर्फ खबर ये बनी कि हमारी प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या चक्कर था, क्या खेल हुआ, जबकि खेल कुछ नहीं हुआ। वो मुझे बार बार आ रहे थे कि क्या पक रहा था। मैंने कहा चाट पक नहीं रही थी, तली जा रही थी चाट, हम टिक्की खा रहे थे लखनऊ की मशहूर, वो सारा खेल था। तो मीडिया तो कहानी के ट्विस्ट देके, जब तक ट्विस्ट ना हर चैनल कहानी बनती करेगी, वो तो खैर है। लेकिन अच्छा चले, अगर चलते चलते मैं आपसे ये और पूछूं, वैसे काम तो मतलब सवाल तो और भी बहुत हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपसे ज्यादा दोबारा कीजिएगा। मैं तो खुल के बोलता हूँ, मेरे जैसे आपको खुल के बोलने वाले कम मिलेंगे। या तो मुसलमान को की चापलूसी करते हैं, या हिंदू की चापलूसी करते हैं, या हुकूमत की चापलूसी करते हैं, हकीकत बयान नहीं करते। अपीसमेंट ऑफ, ये देखते हैं कि कौन सुनने वाला है, उसके हिसाब से लोग बोलते हैं। मैं माफ करें, मेरी कमजोरी है कि मैं उसके हिसाब से नहीं बोलता, मैं जो सही समझता हूं बोलता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं मेरा फर्ज है। मैं सर सैयद, मैं कभी अलीगढ़ में पढ़ा नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा मैं, लेकिन मैं अपने को शागिर्द मानता हूं सर सैयद का, क्योंकि जिस एंग्लो अरबिक स्कूल से वो पढ़े थे, उसी स्कूल से मैं भी पढ़ा था, वहीं से मैंने पास किया था, दिल्ली के एंग्लो अरबिक स्कूल से। वहीं से हमारे एसवाई कुरैशी साहब ने पास किया, वहीं से मौलाना महमूदुल हसन ने पास किया, जिन्होंने बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया कायम किया, और पहले जो है देवबंद का मूवमेंट शुरू किया था मौलाना महमूदुल हसन। हम सब एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली अजमेरी गेट से पढ़कर निकले हुए लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं खैर, उस एक जो एक जहन था, उसको लाना चाहिए था आगे, पर ऐसी के हमने मुसलमानों ने अपना नुकसान सबसे ज्यादा किया है। जज्बात में चले गए हम, जिन्ना साहब के पीछे जज्बाती सियासत। जी 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 जी। लेकिन अगर मैं आपसे आर्यन के हवाले से ही और देखूं कि इस तरह जिन बच्चों को, सिर्फ आर्यन नहीं और भी बहुत लंबी लिस्ट है, जिनको किसी न किसी बहाने से जेलों में डाला गया, और उनको 28 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 128 दिन के बाद, 8 महीने के बाद छोड़ा गया, चाहे वो कोविड के टाइम जमात का लोग हों या और भी इस तरह के लोग, किसी न किसी बहाने से, और कुछ लोग अभी भी जेलों में बंद हैं। इन बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है और कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा। और मैं यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूंगी, उसमें बहुत सारे हिंदू भी बच्चे हैं, दलित भी हैं, उनमें क्रिश्चियन भी हैं। इन बच्चों के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई उनके लिए हिमायत में आगे नहीं आ रहा। ये बड़ा हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। एक आपको एक बच्चे का वाकया बताता हूँ। यहाँ पे बड़ा हिंदूराव दिल्ली का बच्चा था, आमिर, वो 20 साल बाद रिहा हुआ, बिल्कुल बेगुनाह। और 20 साल बाद, 20 साल पहले बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, ये याद रखिएगा। 20 साल पहले उसे बेगुनाह को बंद किया गया। और आपको एक बात और मैं बता दूं, टाडा में पहला आदमी मैं गया था जेल। अच्छा, कांग्रेस की हुकूमत थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। टाडा में मुझे बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैं राजीव गांधी अरुण नेहरू के खिलाफ लिख रहा था, और कश्मीर का जब मामला हुआ था, कश्मीर पे मैंने बहुत लताड़ा था अरुण नेहरू को, तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया था टाडा के अंदर। और टाडा में ये कह के बंद किया था कि जेल जाओगे तो 5 साल बाहर नहीं निकलोगे। बेल नहीं थी, उनका भीख मांगोगे सड़क पे। लेकिन अरुण नेहरू कैबिनेट से बाहर हो गए 15 दिन बाद, और मैं सियासत में मेरे आने की वजह यही थी कि मुझे जब जेल में डाला है, तो मैंने जेल में फैसला किया कि आई विल गो बैक एंड फाइट देम। तो मैं आज अगर लड़ रहा हूं, तो मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि इन्होंने मुझे टाडा में डाला था। अगर ना डालते तो शायद मैं लिखने पढ़ने वाला प्रोफेसर ही रहता, मैं शायद मैदान में न उतरता। तो ये सच्चाई है। और अभी हमारे जो मिनिस्ट्री है,
सोशल वेलफेयर की और यूथ अफेयर की, उसने इसके ऊपर एक कानून बनाया है और सारे गवर्नमेंट्स को लिखा है कि ये जो केसेस हो रहे हैं, खासतौर पे जो ड्रग को लेके, जो ड्रग यूजर्स हैं, यंग ड्रग यूजर्स हैं, इनको जेल में हरगिज नहीं जाना चाहिए, इनको फौरन बेल मिलनी चाहिए, इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए, पहले से था। ये तो एक साजिश के तहत, और इसीलिए जो इतने दिन रुक पाया आर्यन को, क्योंकि इसने, समीर वानखेड़े ने केस ये बनाया था उसके व्हाट्सएप मैसेजेस को लेके कि ये इंटरनेशनल गैंग था। क्योंकि अगर आप गैंग नहीं दिखाते हैं, अगर सिर्फ आप यूजर दिखाते हैं, तो बेल पुलिस को ही देनी पड़ती है। आपको पुलिस थाने से ही विद इन नो टाइम, यानी विद इन आवर्स बेल हो जाती है। तो अगर आप ये दिखाते हैं कि कोई ये इंटरनेशनल गैंग था, तो उसने पूरी कहानी जो झूठी बनाई थी वो एक्सपोज हो गई। तो ये तो साजिश थी। ये देखिए, ये एक केस नहीं था, इट वाज, ये षड्यंत्र था, ये एक साजिश थी, और उस साजिश का पर्देफाश हो रहे हैं। और ये साजिशें होती हैं दुनिया में, बहुत जगह होती है, लेकिन हिंदुस्तान में ये एक सच्चाई है कि हमारी जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। हमें बहुत बड़े पैमाने पे जजेस की जरूरत है, हमें फ्री लीगल एड की जरूरत है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक हम लोगों ने अभी शुरू किया है काम कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी में माइनॉरिटी के लोग तकरीबन बिल्कुल जीरो हैं। हमारे लोग अब ये तो तैयारी करते हैं कि आईएएस आईपीएस में आ जाएं, लेकिन जुडिशियल एग्जाम में बहुत कम लोग जाते हैं, वकील बन जाते हैं, लेकिन जुडिशियल एग्जाम की तैयारी नहीं करते या अपेयर नहीं करते या उसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो अब हम लोग एक साउथ के हम कुछ लोगों के साथ मिलके हम उन लोगों को ट्रेन करने का वो कर रहे हैं कि वो लोग जो है जुडिशियल कंपटीशन के लिए ट्रेन हो। क्योंकि जो मुझे लॉ मिनिस्टर ही बता रहे थे कि अगर प्रमोशन के हिसाब से अगले 37 बरस हिंदुस्तान का कोई मुसलमान सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता प्रमोशन से बगैर। आउट ऑफ प्रमोशन अगर किसी को ले लिया जाए तो ले लिया जाए, नहीं बन सकता, क्योंकि पूरा खाली है नीचे जमीन। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स, इंडिया इज गोइंग थ्रू ह्यूज प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम से हम निकलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आबादी हमारी इतनी बड़ी है। हमारे मसाइल 70 साल अभी हमारे हुए हैं। अब हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी हमें खड़े हुए अपने पैरों पर। जल्दी इतना और बता दें कि सीए और एनआरसी की जो बात हो रही थी, उसके नतीजे में या उसके नतीजे में जितना भी एहतजाज हुआ है, जितने लोग आगे आए हैं, जिन लोगों ने शोर मचाया है, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, ये मैं समझता हूं कि ये इसी का नतीजा है जो मैंने आपसे बात कही थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब खड़ा हो गया है। पहले आपको लड़कियां नजर नहीं आती थी, जो रात भर महीनों लड़कियां, यंग लड़कियां और बेहतरीन बोलती हुई बुरखे वाली लड़कियां आके मीडिया में बात कर रही, सड़क पे भी निकल रही थी, हर शहर में। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में हो, मेरठ में, लखनऊ में, पटना में हमारे लड़के लड़कियां, पूरी एक खेप नजर आ रही थी। और इसी से बहुत सारे लोग घबरा गए थे कि ये कौन निकल आए। उनको पता ही नहीं था जमीन के नीचे, मुसलमानों को भी पता नहीं था। मुसलमान भी जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो हैरान थे कि ये बच्चे कहां से आ रहे हैं, ये किस तरह से फाइट कर रहे हैं, ये किस तरह से स्टैंड ले रहे हैं, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की बात कर रहे हैं, किस तरह से लीगल उसकी बात कर रहे हैं। तो उससे एक नई लीडर, उससे फायदा हुआ, लीडरशिप निकल, हर आंदोलन से लीडरशिप निकल के आती है। ठीक है, आप आंदोलन को कुचल दोगे, दबा दोगे, लेकिन जो लीडरशिप निकल के आती है आने वाले वक्त में, अगले 50 साल में, वो आपको आगे लेके जाती है। बगैर आंदोलन की लीडरशिप नहीं निकलती, जब चैलेंज मिलता है तो मिलती है। तो मैं समझता हूं कि, और उसका असर ये हुआ है कि हुकूमत ने सारे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उनकी हिम्मत नहीं हुई उसको वो कैंप्स बनाने की और वो उसको उस पर अमल करने की। लेकिन लड़ाई अभी लंबी है और उस लड़ाई को हम सारे इस मुल्क के हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, हर जात के साथ मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, सिख की नहीं है, ये मुसलमान हिंदुस्तान की लड़ाई है, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। आज जो किसानों का मूवमेंट चल रहा है, आप उसकी बात नहीं करती। दुनिया में सबसे लंबा मूवमेंट, दुनिया का सबसे लंबा मूवमेंट है किसानों का। हुकूमत नहीं झुक रही किसान के सामने, लेकिन किसान के मूवमेंट ने देहात के अंदर वो अवेयरनेस पैदा कर दी है जो अवेयरनेस कभी नहीं थी, जो पिछले 500 साल में अवेयरनेस नहीं हुई। मुजफ्फरनगर का जो सियासी पलटा हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। एक साल के अंदर वो अवेयरनेस पैदा हो गई है हमारे गांव के नौजवान के अंदर, और उसका नतीजा ये होगा कि आने वाले वक्त में ये मजहब की जो नफरत की सियासत है वो कामयाब नहीं होगी। नौजवान उसको मानने को तैयार नहीं होगा। वो अपनी खपत की बात करेगा, बिजली की बात करेगा, सड़क की बात करेगा, पानी की बात करेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग वोट तो बिजली, सड़क, पानी पे देते नहीं, और
वोट तो देते हैं मजहब के नाम पे और जात के नाम पे, और जब हम लोग जीत जाते हैं तो हमसे कहते हैं भाई साहब सड़क खराब है, बिजली। मैंने कहता हूं वोट तुमने दिया क्या बिजली के नाम पे? तुमने वोट तो दिया था मजहब के नाम पे। जब इलेक्शन आएगा फिर हम तुम्हें लड़ा देंगे और जीत के फिर हम आ जाएंगे। तो तुम जिस दिन सड़क बिजली पानी पे वोट देना शुरू करोगे, उस दिन तुम्हारे जो लीडर हैं वो भी बिजली सड़क पानी की बात करेंगे, वो फिर हिंदू मुसलमान की कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं करेंगे। तो तुम वोट जिस दिन आम आदमी में अवेयरनेस आएगी, और ये अवेयरनेस आई है इन सारे आंदोलनों से, अवेयरनेस आ रही है, किसान आंदोलन का बड़ा असर। शाहीन बाग के बाद ये जो दूसरा फार्मर का है, इसने, और खासतौर से ये जो मुजफ्फरनगर और यूपी का इलाका था जहां बहुत ज्यादा नफरतें फैली हुई थी, उसमें बहुत बड़ा चेंज मैं देख रही हूँ अभी तक। सोच में चेंज आया है, वरना मुजफ्फरनगर के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं जो कुछ हुआ था पिछले चंद सालों में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन बाग और फिर ये फार्मर्स का जो एजिटेशन है, इसने बहुत बड़ी तबके की जहनियत को चेंज किया है और कर रहा है। तो वो एक बड़ी बात है। और बस मैं यहाँ पे, हम लोग टाइम आउट हो चुके हैं, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन मैं फिर आपको किसी और मौजू पे इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बाहर बैठे हुए जो हमारे एनआरआई हैं उनको भी एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। माफ करें, उनके अंदर में बहुत, हमारे लोगों से ज्यादा उनके अंदर देखता हूं एक नफरत और एक टकराव का माहौल, और एक हिंदुस्तान के बारे में सच्चाई ना जानने का। कहीं वो पिछले 20 साल पीछे जी रहे हैं, जब वो गए थे यहाँ से तो मेंटली वहीं कहीं रुके हुए हैं, इसलिए चेंज करने की जरूरत है। पूरे अदब के साथ एनआरआई जो है हिंदुस्तान से मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत के साथ साथ वो हिंदुस्तान को समझने में थोड़े से नाकाम होते हैं, मगर वो एडवाइस बहुत देते हैं, हमें बताते, वो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि अमेरिका में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी पढ़ ली है, क्योंकि वो IIT से हैं, क्योंकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को जानते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जमीन पे कहीं कुछ और हो रहा होता है। बारीकियां थोड़ी सी समझ के ही विजडम आती है। विजडम जो है नॉलेज से नहीं आती, विजडम जमीन पे जाके आती है। वो विजडम की कमी मुझे एनआरआई में लगती है, तो इसलिए मैं हाजिर रहूंगा हमेशा। शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।